नीट में मार्क्स कैसे बढ़ाने हैं, एक्यूरेसी कैसे बढ़ानी है, देन टॉप कैसे करना है, इन सब स्ट्रैटेजीज़ के बारे में तो सब शेयर करते हैं। बट नीट में फैमिली प्रेशर कैसे हैंडल करना है, इसके बारे में बहुत कम लोग ही शेयर करते हैं। तो हेलो ऑल, मेरा नाम सितुप्रिया राउत है एंड मैं MBBS फोर्थ ईयर स्टूडेंट एम्स कल्याण में पढ़ती हूँ एंड आई एम अ मेंटर एट आदित्य जोशी मेंटरशिप। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी आप फैमिली प्रेशर को कैसे हैंडल कर सकते हैं अलॉन्ग विद अपना प्रिपरेशन के साथ। देखो, नीट की तैयारी सब लोग कर लेते हैं, फिज़िक्स सब लोग पढ़ लेते हैं, बायो केमिस्ट्री सबसे हो जाती है, बट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फैमिली प्रेशर। क्योंकि क्या होता है ना, जब बच्चे पढ़ाई करते हैं, जब उसके बाद वो 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, वो फ़ोन निकालते हैं, तब फैमिली लोग मम्मी पापा आके क्या बोलते हैं, बेटा ये क्या कर रहे हो, पढ़ लो, तुम तो हमेशा फ़ोन चलाते हो, ये नहीं करते वो नहीं करते। बट दे डोंट नो कि ना कि आप पढ़ के आपने टाइम जैसे पोमोड्रो करते हैं, 50 मिनट पढ़ लिया, 10 मिनट ब्रेक लिया, तो वो नहीं समझते कि 10 मिनट आपने सही में ब्रेक लिया है। ये प्लस देन रिश्तेदार तो हमेशा अवेलेबल रहते हैं आपको अपना रिजल्ट पूछने के लिए कि बेटा आपका सिलेक्शन कब होगा, ये सब कब होगा, देन आपके फ्रेंड्स हो गए, सब कुछ, मतलब सब लोगों को आपस आपका रिजल्ट मैटर करता है। तो ये प्रेशर कभी कभी इतना ज़्यादा हैवी हो जाता है कि दिमाग में कंसेप्ट से ज़्यादा तो यही घूमता रहता है कि एक डर बैठ जाता है कि इस बार सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कब कैसे आप अपने पेरेंट्स से कम्युनिकेशन मैनेज कर सकते हैं, एक्सपेक्टेशन उनकी कैसे मैनेज कर सकते हैं, एक इमोशनल जो बाउंड्री है वो कैसे सेट करनी है। तो पहला पॉइंट है कि अंडरस्टैंडिंग द सोर्स। तो पहले ये समझो कि उनका प्रेशर ये आ कहाँ से रहा है। तो देखो, ज़्यादातर इंडियन पेरेंट्स के लिए बच्चे डॉक्टर बनना सिर्फ उनका एक सपना नहीं, मतलब वो उनके लिए, बच्चों के लिए करियर हो सकता है, बट पूरे फैमिली के लिए वो एज अ स्टेटस भी काम करता है। तो उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी स्ट्रगल में बिताई है ताकि आप अपना कुछ लाइफ में बन सको, ठीक है, अपना फ्यूचर सिक्योर कर सको। एंड वहीं पे अगर रिपीटेडली एक बच्चा 3-4 ड्रॉप ले रहा है, उसी टाइम पेरेंट्स के भी तो पैसे जा रहे होंगे ना। तो पेरेंट्स भी कंटिन्यूसली आप पे पैसा दे रहे हैं, देखो लाइफ में उन्होंने किया ही है आप पे स्पेंड। एंड अगर वो कंटिन्यूसली कोई एक पेरेंट्स 3-4 साल से आपको, मतलब कंटिन्यूसली आप पे स्पेंड कर रहे हैं, देखो अगर कोई बच्चा खुद से प्रैक्टिस कर रहा है तो वो तो डिफरेंट थिंग है, बट अगर आप कोचिंग ले रहे हैं, वो सब एक्स्ट्रा चीज़ें कर रहे हैं, तो उस पर बहुत पैसे जाते हैं। एंड देन पेरेंट्स भी तो एक्सपेक्ट करेंगे ना कि इसका कुछ आउटपुट निकलेगा। एंड देन रिलेटिव्स तो पक्का रहते ही हैं दिमाग ख़राब करने के लिए पेरेंट्स के लिए। तो आपको उनका पर्सपेक्टिव भी समझना चाहिए। आई नो आप कर रहे हैं, आप अपना फुल प्रिपरेशन दे रहे हैं, अपना फुल जी जान लगा दे रहे हैं, देन भी नहीं हो रहा है, तो आपका भी फॉल्ट नहीं है पर उनका भी फॉल्ट नहीं है, उनके ऊपर भी प्रेशर आ रहा है। वो बस चाहते हैं कि आपका एक फ्यूचर सिक्योर हो। उन्हें भी डर लगता है कि आपका अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपका फ्यूचर में क्या होगा। देन जब आपसे बार बार पूछते हैं, वो आपको एज अ प्रेशर फील हो सकता है, ऑब्वियसली फील हो सकता है, बट दैट अ काइंड ऑफ एंग्जाइटी, मतलब उनके लिए वो चीज़ एक एंग्जाइटी कि बच्चे का नहीं हो, इस बार भी नहीं हुआ, फिर से 1 साल वो पढ़ेगा। देखो वो भी सोच रहे होंगे ना, आपको भी टेंशन आएगी, ऑब्वियसली पेरेंट्स को भी टेंशन आएगी। उनको पूरी शांति से आप समझाइए कि आपने मेहनत की थी, आप मेहनत करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने मेहनत नहीं किया था या मैं कुछ टाइम पास करा था, उनको पूरा फुल प्रूफ दो कि मैंने मेहनत की है, नहीं हुआ अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। देखो अगर एक बच्चा सही में प्रिपरेशन अच्छे से कर रहा है, अपना मन लगा के प्रैक्टिस कर रहा है, अपना मन लगा के पूरी तैयारी कर रहा है, तो वो पेरेंट्स को खुद ब खुद दिख जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस से नहीं कर रहे हैं, आप बस टाइम पास कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत पढ़ लिया, तो उसमें तो पेरेंट्स को आप पे चिल्लाना इज़ लाइक मस्ट। क्योंकि देखो आप उनका भी पैसा वेस्ट कर रहे हो, खुद का भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, खुद का करियर पूरा ख़राब कर रहे हो। बट अगर एक बच्चा पूरा फुल कंसंट्रेशन के साथ पूरी पूरी जी जान लगा के अपना पढ़ाई कर रहा है, देन अगर आप वो चीज़ अपने पेरेंट्स को बोलोगे तो दे विल अंडरस्टैंड। उनको टाइम दो, एक टाइम तक वो चिल्लाएंगे, देन उसके बाद वो खुद आपसे आप अगर उनको समझाओगे तो वो समझ जाएंगे। देखो मैक्सिमम प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि देखो जनरेशन गैप हर उसमें रहता है, ठीक है, और हमारे पेरेंट्स में तो स्पेशली रहता है। तो हमें क्या लगता है कि आपको लगता है कि वो आपको समझते नहीं, एंड पेरेंट्स को लगता है कि तुम पढ़ नहीं रहे हो। तो इसमें सोल्यूशन क्या है? तो इसका यही सोल्यूशन है कि आप वीकली उनको एक अपडेट करो कि मैंने ये मॉक टेस्ट दी, मेरा ये इम्प्रूवमेंट हुआ। देखो अगर आप सही में प्रैक्टिस कर रहे हो, आप सही में प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपका इम्प्रूवमेंट होगा। ऐसा नहीं है कि इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। इम्प्रूवमेंट नहीं होगा तो मे बी आपको स्ट्रैटेजी में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। आप धीरे धीरे काम करेंगे तो आपको पक्का इंप्रूवमेंट होगा। अगर आप मॉक टेस्ट का एनालिसिस कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, आपको उसमें इंप्रूवमेंट दिखाई देगा अगर आप सही में प्रैक्टिस कर रहे हो तो वही अपने पेरेंट्स को वीकली अपडेट दो। संडे को 10 मिनट बैठो उनके साथ और उनको बोलो कि मैंने ये 3 चैप्टर कंप्लीट किया, मैंने ये मॉक टेस्ट दिया, मेरे ये मार्क्स आया, मेरे इतने पहले आए थे, अभी मैंने इतना इम्प्रूव किया है। अगर तुम सही में उनको ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करोगे ना, उनको हर चीज़ बताओगे ना, तो वो
उनको भी तुम पे ट्रस्ट है कि हाँ बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है। एंड देन उसके बाद भी अगर तुम्हारे मार्क्स नहीं आए ना, तो तब वो लोग समझेंगे कि ठीक है बच्चे ने मेहनत की थी बट मार्क्स नहीं है। तब अगर तुम कुछ एक्सप्लेन ही नहीं करोगे, तुम अपना कुछ एनालिसिस ही नहीं बताओगे, आउट ऑफ नोवेयर अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो, तो ऑब्वियसली उनको शौक तो लगेगा ही ना। तो जब आप खुद से ये अपडेट देते हैं, खुद से इन्फॉर्मेशन देखते हैं, तो उनको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप खुद से सब कुछ बोल दे रहे हैं। तो जो इनसिक्योरिटी लेवल है आप दोनों के बीच में, वो कम हो जाता है। एंड अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी हुआ, उनको ये दिख जाता है कि हाँ बच्चा सही में सीरियस है। देन नेक्स्ट मोस्ट डेंजरस ग्रुप ऑफ पीपल आर रिलेटिव्स, ठीक है। तो उनसे कैसे बचना है, क्योंकि इन लोगों को तुम्हारे स्ट्रगल से कोई लेना देना नहीं है, तुम क्या पढ़ रहे हो कि उससे कुछ लेना देना नहीं है। वो साल भर तुम्हारे पास नहीं आएंगे, पर जब रिज़ल्ट का डे आएगा तब वो पहले पहले तुम्हें कॉल करके पूछेंगे बेटा क्या हुआ तुम्हारा। तो ठीक है, उनका काम है पूछने का, वो पूछेंगे, ठीक है। वो तुम्हारे स्ट्रगल के बारे में कुछ नहीं पूछेंगे। तुम्हें क्या करना है, सिलेक्टिव डेफनेस मेंटेन करना है उनके लिए। मतलब क्या कि उनकी बातें सुननी नहीं है, बोलना है ठीक है, पूछे बेटा कैसे चल रही पढ़ाई, बोल दो हाँ आंटी पूरी कोशिश जा रही है। ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो एक्चुअल में तुम्हारा स्ट्रगल कौन जानता है, सिर्फ तुम जानते हो ना, तुम्हारे पेरेंट्स एक्चुअल में जानते हैं ना, तुम्हारे रिश्तेदार एक्चुअल में जानते हैं। तो एंड यही रिश्तेदार होते हैं जो पेरेंट्स को कोई दिक्कत नहीं होगी अपने बच्चे से, बच्चों को फुल सपोर्ट देते हैं। बट यही जो रिलेटिव्स हैं ना, वही जो कान भर भर के अपने पेरेंट्स के, इसलिए पेरेंट्स हमारे फ्रस्ट्रेट होते हैं, ठीक है। तो तुम उनको वो अपॉर्चुनिटी ही मत दो, तुम इतना स्ट्रगल करो, तुम ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करो अपने फैमिली के साथ। तो वो लोग कुछ बोलेंगे भी ना, तो उनके पास कुछ तुमको बोलने के लिए कुछ नहीं होगा तुम्हारे पेरेंट्स को। देन नेक्स्ट चीज़ आती है सेटिंग द इमोशनल बाउंड्री, ठीक है। तो इंडियन पेरेंट्स में देखो, इंडियन पेरेंट्स को थोड़ा समझाना होता है, फिर वो समझ जाते हैं, ठीक है। तो जब भी तुम्हें ऐसा कुछ लगता है, बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग एनवायरनमेंट हो जाता है, सब लोग बोल रहे हैं कब होगा क्या कर रहे हो, मतलब बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाता है, तब तुम लोग सामने से खुद से जाओ, एक आराम से टेबल में सब लोग बैठो, पूरे पेरेंट्स का पूरा डिटेल में उनको समझाओ कि देखो होगा, मैं कर रहा हूँ, मैं अपना बेस्ट कर रहा हूँ, बट मुझे थोड़ा टाइम चाहिए और मुझे आप लोगों का सपोर्ट भी चाहिए। अगर आप ऐसे ही मुझे बार बार बोलते रहेंगे तो मेरा कंसंट्रेशन पढ़ाई से हट के बस डर में बैठ जाएगा कि हाँ मेरा नहीं हुआ तो इस बार, अभी नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, इस टाइप का। तो आप अगर मेरे को सपोर्ट करोगे तो मेरा पूरा कॉन्सेंट्रेशन जहाँ पे होना चाहिए वहीं होगा। इससे ये होता है कि बहुत सारे बच्चे लिटरली बोल नहीं पाते अपने पेरेंट्स को। पेरेंट्स में भी इतना सपोर्टिव बिहेव ना करें, बट अगर जब आप खुद से बोलेंगे ना तो सुनेंगे। एंड मैं बोल रही हूँ 90% ऑफ द इंडियन पेरेंट्स सुनेंगे अगर आप उनको अच्छे से एक्सप्लेन करोगे और उनको दिखाओगे कि एक्चुअली में तुम पढ़ रहे हो, तुम पढ़ोगे, तुम्हारे अंदर वो है कि तुम्हें करना है इस बार, ठीक है। अब तुम उनको अपना एम ही नहीं दिखाओगे, अपना इम्प्रूवमेंट ही नहीं दिखाओगे, उन्हें अपना मोटिव ही नहीं दिखाओगे कि सही में तुम्हारा एम है, तुम्हें नीट क्रैक करना है, इस बार कुछ भी हो जाए, तुम अपना डिस्ट्रैक्शन कम करोगे, तो वो लोग खुद तुम पे बिलीव करना स्टार्ट करेंगे, तुम्हें खुद ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। देखो उनको भी पता है, अगर तुम उनको शेयर करोगे उनको भी पता है कि हेल्थ पहले आता है पढ़ाई से। तुम्हारी पढ़ाई जो भी होगा, तुम्हारा हेल्थ डिटोरिएट होगा तो ऑब्वियसली तुम्हारे पेरेंट्स सबसे पहले होंगे तुम्हारे पास आएंगे। तुम्हारे इंडियन पेरेंट्स है लाइक ठीक है, हेल्थ पहले देखनी होती है, बट अगर तो तुम बोलोगे ही नहीं कि वो चीज़ तुम्हें इतना अफेक्ट कर रहा है, तो वो लोग भी नहीं सुनेंगे ना। इसीलिए अपने पेरेंट्स को अपना इम्प्रूवमेंट दिखाने के लिए कि तुम सही में नीट क्रैक करना चाहते हो, तो तुम बार बार अच्छे से प्रैक्टिस करो, अच्छे से सारी एनालिसिस करो, बार बार मॉक टेस्ट दो, बार बार रिवाइज़ करो, अच्छी बुक से पढ़ो। ये नहीं कि बकवास में तुम टेंशन में आके 50 बुक से पढ़ रहे हो दिख के कि आपको दिखा के ही देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आराम से 2-3 सोर्स लो, उससे अच्छे से पढ़ो, उससे अच्छे से एनालाइज़ करो, अच्छे से रिवाइज़ करो, आराम से होगा। एंड वन ऑफ द बेटर सोर्स मैं आपको बताती हूँ कि आदित्य जोशी मेंटरशिप ने एक एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्वेश्चन बैंक फॉर्म किया है। उसमें क्या है, एनसीईआरटी के लाइन से पूरा एकदम क्वेश्चन आपको बनाए गए हैं, फॉर्म किए हुए। एंड द पैटर्न जहाँ जो नीट में फॉलो होता है, सेम पैटर्न यहाँ पे भी फॉलो किया गया है। तो आपको 50 बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, आप 1-2 बुक बढ़िया से लिए। ये आपको मैं बता रही हूँ क्योंकि एनसीईआरटी पूरा आता है नीट में, है ना। तो आपका पहले एनसीईआरटी क्लियर होना चाहिए, तभी तो आप कोई मेजर बुक सॉल्व करेंगे। तो वो आपका बेस क्लियर करने के लिए आप ये वाला क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन बैंक में सारा एनसीईआरटी लाइन से एंड इवन फिजिक्स केमिस्ट्री से भी है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत बच्चे नहीं कर पाते ना। फिजिक्स में तो 1000 क्वेश्चन करने होते हैं, बहुत सारा प्रैक्टिस चाहिए होता है। तो आप इतना भी कर लेंगे ना सफिशिएंट, तो गारंटी दे रही हूँ कि तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज तो पक्का होगा। बाकी आपको प्रैक्टिस करना है, अच्छे से रिवाइज़ करना है, एनालाइज करना है, ठीक है। एंड प्राइस की मैं बता दूँ बात, तो इट इज़ ओनली फॉर 299 पर सब्जेक्ट, ठीक है। तो फिजिक्स 299, केमिस्ट्री 299, बायोलॉजी 299। एंड अगर आपको इतने कम प्राइस में आप इतना अच्छा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं तो इट्स अ वेरी गुड सोर्स, ठीक है। बाकी आप अगर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो कि आपको कौन से सोर्स से पढ़ाई करना है, बहुत सारी बुक्स हो गई आपके पास, तो समझ नहीं आ रहा है, तो आप ये सोर्स मतलब ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी तो आपको पक्का ही करनी होती है।
तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कीजिए, अपना पूरा जो डिटेल एनालिसिस, जो भी आपका इम्प्रूवमेंट अपने पेरेंट्स का शेयर कीजिए, उनको दिखाइए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, एक्चुअल में पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो भी आपको ट्रस्ट करेंगे। जो भी प्रॉब्लम हो रही है उनका शेयर कीजिए, चाहे आपको थोड़ा मेंटल इशू भी हो रहा है या आपको थोड़ा डिप्रेसिंग फील हो रहा है, आपको पढ़ने का मन नहीं है, सब उनको बोलिए, वो लोग समझेंगे, ऐसा नहीं है आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। बट एक वे होना चाहिए बोलने का, आप आराम से बोलिए, ये नहीं कि वो भी बोल रहे हैं आप भी चलाना स्टार्ट कर दिए। आराम, हर चीज़ का एक वे होता है, आप बोलेंगे तो वो आपको सपोर्ट पक्का करेंगे। तो अच्छे से पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो, एकदम लग जाओ, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है निकालना। आपको कंसेप्ट क्लियर है, आपने पूरी अच्छे से पढ़ाई कर रखी है, अच्छे से रिवाइज़ किया है, तो फिर सब सही हो जाएगा, आप लोग सही में कर सकते हैं, इट्स वेरी ईजी। तो विशिंग यू ऑल द बेस्ट, अपना बेस्ट दो और नीट 4 दो इस बार। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।